अलग है, वो तो अलग है। यहाँ तो सारा ये इसका अपना गोकुल धाम, हाँ ये तारक मेहता का सारा हिसाब किताब है। यहाँ मैं जब गया था तो ये मिथुन दा बैठे हुए थे, शूट कर रहे थे, तो मैंने किसी से इजाज़त ली, मैंने कहा कि मैं इनसे मिल सकता हूँ, क्योंकि जब हम जाते हैं तो हमें शौक़ भी होता है कि हम उनके साथ एक सेल्फ़ी वगैरह ले लें। तो जब मैं वहाँ गया तो बैठे हुए थे, तो मुझे किसी ने कहा कि ये बंगाली हैं और तुम्हें भी बंगाली आती है, तुम जाके उनसे बात करो। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह पाक का करम है कि मुझे भी ये शौक़ है तो मैं कर लेता हूँ। तो मैंने जाके पूछा, मैंने कहा मिथुन दादा केमन आছেন, ভালো आছেন तो उन्होंने एक लुक दिया मुझे, लुक दे के कहने लगे और तुमिও বাঙালি। मैंने कहा ना আমি বাঙালি ना, আমি বলতে পারি বাংলা, আমি বাংলা বলতে পারি। इसके बाद तो फिर उन्होंने मेरे साथ मतलब है कि समझ लें कि वो मुझे ऐसा समझने लगे कि मैं उनको कई सालों से जानता हूँ। इतने खूबसूरत अंदाज में मिले। लैंग्वेज, असल में लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ होती है ना। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और मेरे साथ हैं अनीस अली, और सर जो हैं एक एक्टर भी हैं और बाय प्रोफेशन वैसे तो अकाउंटेंट भी हैं, लेकिन एक्टिंग भी इन्होंने काफ़ी की है। तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम समीर, आप कैसे हो? जी जी, अल्लाह का शुक्र सर, और थैंक यू सो मच आपने जो हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए टाइम निकाला। थैंक यू वेरी मच कि आपने भी हमें इनवाइट किया। जी, और सर थोड़ा सा अपनी जो है इंडिया आप जाते रहे हैं जी, और कई बार आपने जैसे बता ऑफ द कैमरा काफ़ी सर से बातें हुई, तो कुछ बताना चाहेंगे कि थोड़ा सा अपने बारे में भी बताइए कि आप क्या करते हैं? बात दरअसल ये है कि भाई हर इंसान दुनिया में जो भी आया है वो तकरीबन एक्टर ही है। एक्टर ही है। और वो चाहता है कि मैं एक्टिंग करूं, तो बाद लोगों को मौके मिल जाते हैं और बाद लोगों को मौके नहीं मिलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे अल्लाह पाक ने ये मौका दिया, और मैं अपने प्रोफेशन के साथ साथ, क्योंकि मैं एज ए अकाउंटेंट जॉब करता हूँ और उसके अलावा मुझे फील्ड से भी बहुत ताल्लुकात है, और मैं अच्छी तरीके से मतलब है कि एक्टिंग के शोबे में भी मैं रहा हूँ जी जी, और मैंने काम किए हैं। सर कितनी बार इंडिया जाना हुआ? इंडिया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कई एक मरतबा गया हूँ, काफ़ी मरतबा गया हूँ, मैंने 7-8 बार तो मैं इंशाल्लाह जा चुका हूँ। अच्छा जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। कहाँ ज़्यादातर कहाँ जाना हुआ है? ज़्यादातर तो मैं मुंबई ही जाता हूँ। हाँ मुंबई जाता हूँ, फिर अपने गाँव में हमारे आगे जो हमारा है, हमारे फादर वगैरह के जो गाँव हैं गुजरात, वहाँ भी हम जाते हैं। गुजरात में जूनागढ़ है, मांगरोल है, वेरावल है, पोरबंदर है। हाँ पोरबंदर है, तो बहुत अच्छी बहुत नाइस जगह हैं, वो सारी हिस्टोरिकल पैलेसेस भी हैं वहाँ पे। अच्छा सर, मैं कहूँगा मुंबई मेरी जान, क्योंकि हम खुद भी मुंबई को बिल्कुल अपनी जान बिल्कुल बिल्कुल समझते हैं। हम जिस तरह देखते रहे बचपन से बॉलीवुड में, जी हाँ। तो कराची के बाद अगर जिस शहर को हमने ज़्यादा देखा है, मतलब जाहिर है कि कैमरा के उससे थ्रू देखा है, टीवी में देखा है, VCR के थ्रू देखा है हमने, लेकिन कहने का मकसद है कि उस शहर में आपको जाने का मौका मिला। सपनों की नगरी कहा जाता है मुंबई नगरी, तो मुंबई की तो बात ही कुछ और है। वहाँ तो लोग ख्वाब लेके आते हैं और 50% लोग उसको अचीव भी कर लेते हैं उस ख्वाब को, और बाकी बेचारे बहुत से नहीं भी कर पाते हैं। लेकिन मुंबई है बहुत, कहते हैं जो एक बार आ गया वो फिर जाता नहीं। बिल्कुल जो एक मरतबा आ गया तो उसका दिल नहीं चाहेगा जाने के लिए, लेकिन अपनी अपनी जगहों पे जाना तो है ना लोगों को। तो क्या कहेंगे वहाँ के बारे में? वहाँ की जगहें, वहाँ की गलियाँ, वहाँ के रोड्स कैसे हैं, वहाँ के बाज़ार, वहाँ के खाने, वहाँ की लोकल ट्रेन, मतलब क्या बताना चाहेंगे जो व्यूअर्स हैं हमारे? असल में बात यह है कि बॉम्बे जो है ना ख्वाबों का शहर तो है ही। सॉरी, मैं बॉम्बे भी कभी फ्लो में कह दूँ तो आप लोग प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, एक्चुअली है तो अब तो मुंबई है। असल में मुंबई जो है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा है, और ट्रेनों का तो इतना जाल बिछा हुआ है कि लोग यहाँ से वहाँ चंद मिनटों में चले जाते हैं। थोड़ा बताएं जैसे कौन से स्टेशन है, क्या है लोकल ट्रेन? वहाँ पे चर्च गेट है, अंधेरी है, जोगेश्वरी है, गोरेगांव स्टेशन है, अपने दादर है। अच्छा। और तो बांद्रा स्टेशन है। कुछ स्पेशलिटी भी होगी आसपास के एरियाज़ की, क्या आप कुछ बताएं? हाँ स्पेशलिस्ट तो यही है कि वहाँ पे कि मतलब है कि कहने का मतलब है कि वो सारी जितने भी क्या कहते हैं स्टेशंस है ना, वो सारे सिटी के अंदर है। अच्छा। और सिटी के अतराफ़ में लोग वहाँ रह भी रहे हैं। हमारी तरह स्पेशली जिस तरीके से बहुत से स्टेशन होते हैं कि मतलब है कि एक स्पेशल एक जगह पे बने हुए होते हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो पूरे एरिया के अंदर मोहल्लों में बने हुए होते हैं। अच्छा। समझे ना? आप घर से निकले थोड़ी देर के बाद वहाँ पहुँच जाए। अंधेरी स्टेशन बहुत बड़ा स्टेशन है, वहाँ से लिंक रोड लगता है, वहाँ से लोखंडवाला लगता है, वहाँ से गोरेगांव लगता है, सारे ये जोगेश्वरी वहाँ से लगता है।
तो मुंबई की तो बात है, एक बात तो है। अच्छा सर, एक हम स्टेशन अक्सर जो है मुंबई की किसी भी फिल्म में जो सीन आता है सबसे पहला एक बिल्डिंग नज़र आती है जो कि एक स्टेशन है, तो वो उसके बारे में बताएं। आपके बॉम्बे सेंट्रल की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, CST जिसको कहा जाता है। नहीं CST ये नहीं है, बॉम्बे CST सेंट्रल CST अलग है। अच्छा, CST जो अक्सर दिखाया जाता है किसी फिल्म में, हाँ, जो ब्रिटिश वो एक अलग है। वो अलग है, वो वहाँ पे क्राफर्ड मार्केट है, उसके सामने है। समझे ना? ये जो है बॉम्बे सेंट्रल है, ये एक अलग ही। हाँ, यहाँ से गुजरात की और पूरे मतलब है कि पूरे जितनी भी वहाँ पे डोमेस्टिक सिटी पे जाने वाली गाड़ियाँ सारी यहीं से जाती हैं। अच्छा। हाँ, और बहुत बड़े बड़े स्टेशन बने हुए हैं और वहाँ बड़े फिल्मों के साइन बोर्ड लगे हुए हैं। अच्छा। वहाँ पानी पूरी मिल रही है, वहाँ हर चीज़ मिल रही है, मतलब खाने पीने की भी अशिया मिल रही है और ट्रेनें सेकंडों में आ रही है, फास्ट भी चल रही है। स्टेशंस कैसे हैं वहाँ के? अच्छे हैं, साफ़ सुथरे हैं, अच्छे हैं और बड़े बड़े स्टेशन हैं, ये बात तो है कि बहुत बड़े बड़े स्टेशन। और उसके अलावा क्या बताएंगे, और शहर में कौन कौन सी जगह? शहर में इसके अलावा तो चौपाटी है, गेट ऑफ इंडिया है, अपने ताजमहल होटल है। गेट ऑफ इंडिया के सामने ही है ताजमहल होटल है। एक तो पुरानी वाली है, बहुत पुरानी है वो ताजमहल होटल, और एक जो है बिल्कुल नया लेटेस्ट बना हुआ है। लेटेस्ट को भी बने हुए मेरे ख्याल 20-30 साल से ज़्यादा हो गए, समझे। एक वो है, तो इसके अलावा आप जू है, जू पे लोग जाते हैं। वहाँ पे सबसे अच्छा जो है जू पे काला खट्टा बहुत अच्छा मिलता है। काला खट्टा एक होता है, जिस तरीके से हमारे यहाँ होता है ना, ये क्या कहते हैं अपने गोला गंडा, उसी स्टाइल का काला खट्टा होता है, तो वो बहुत अच्छा होता है। काला खट्टा ट्राई किया आपने? हाँ, काला खट्टा तो बहुत है, वो तो मेरा फेवरेट है। अच्छा। मैं जब भी जाता हूँ, जू जाता हूँ, तो मुझे काला खट्टा तो चाहिए ही चाहिए। अच्छा। और मैं काला खट्टा में जाता हूँ, मतलब काफ़ी बार जाना हुआ है आपका? हाँ, मैं तकरीबन कई एक मरतबा गया हूँ, क्योंकि चूँकि मेरा वहाँ ननियाल भी है, मेरा ददियाल भी है। अच्छा। तो मैं तो एंजॉय करता हूँ वहाँ जाके। वैसे नेबरहुड्स कौन से आप घूमे, वहाँ के एरियाज कौन से? तकरीबन डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं आप? मुंबई में मतलब कौन कौन से एरियाज में? मेरे ज़्यादातर रिश्तेदार जो हैं अंधेरी, जोगेश्वरी, अपने मोहम्मद अली रोड, और इसके अलावा अपने क्या कहते हैं न्यू मुंबई। अच्छा। न्यू मुंबई में भी है। अच्छा। और नवे मुंबई जो आप कह रहे हैं, जो न्यू मुंबई है, आप उसको नवे मुंबई कहते हैं। और फिर वो भी है, क्या कहते हैं अपने मीरा रोड इतना अच्छा बना दिया है अब इन लोगों ने। मीरा रोड पहले तो वहाँ कोई इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन अब मीरा रोड एक सिटी बन गया है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा। और अगर बात की जाए जैसे हमारा कराची में जो पोश एरियाज है, डिफेंस हो गया या इस तरह के, और इस तरह के, हाँ जी हाँ, बिल्कुल। वहाँ के कौन से एरियाज है? वहाँ के आपके लोखंडवाला। अच्छा। अपने लोखंडवाला है, गोरेगांव है, लिंक रोड है, अंधेरी है। फिल्म सिटी है ना मेरे ख्याल में, या उसके अलावा? गोरेगांव बहुत बड़ा है। अच्छा। फिल्म सिटी तो है, बहुत आगे जाके है, लेकिन है वो गोरेगांव के अंदर ही आता है। हाँ, उसके अलावा भी मतलब रेजिडेंशियल एरिया है? रेजिडेंशियल है। वहाँ तकरीबन आपको मुंबई पूरा भरा ही मिलेगा। खाली जगहें बहुत कम मिलेगी। और भरा के साथ सर एक और चीज़ पूछूंगा जो कि अनफॉर्चुनेटली कराची में अब कम होता जा रहा है, हरा भरा बहुत ज़्यादा है, क्या बताना चाहेंगे? हरा भरे के बारे में तो मैं ये नहीं, हरे भरे के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि महाराष्ट्र का जो एरिया है ना, महाराष्ट्र जिसमें मुंबई है, पूना है, नासिक है, और बहुत से सिटीज़ हैं अपने, वो इतने हरे भरे हैं कि आप ये देख लें कि वहाँ 3-4 महीने तक तो बारिश होती है, जहाँ हरियाली होगी वहाँ बारिशें बहुत होंगी। आपको हर जगह हरियाली मिलेगी। अक्सर हम मूवीज में रोड्स देखते हैं कि ये इस तरह दरख्त हैं और बहुत नहीं, बिल्कुल 2-3 ऐसे रोड हैं। अब तो बहरहाल कम हो गए हैं यहाँ पे कराची। हम हमारे इस पार्क के सामने भी रोड है, वहाँ थोड़ा बहुत बस ठीक है, लेकिन वहाँ तकरीबन काफ़ी ये ग्रीनिश तो बहुत है। सर थोड़ा सा बात करें, अब कंपैरिजन में तो वैसे भी नहीं आते, नहीं आते, बात वो ये, लेकिन कहने का मकसद है कि कितना आगे है मुंबई या इंडिया, क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं, लोग भी कहते हैं कि यार तुम्हारे जो पाकिस्तान का GDP है, हमारे सिर्फ मुंबई का उससे ज़्यादा है। नहीं, बिल्कुल होगा, क्योंकि कारोबारी लिहाज से बहुत आगे है, और इसके अलावा वहाँ पे जो है उनकी वो IT में बहुत आगे हैं हमसे, बहुत आगे। और फिल्म इंडस्ट्री में तो आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा आगे उनके। तो जो वहाँ पे जितनी बजट की फिल्में बनती हैं तो आप सबको पता है। तो मतलब है कि बात उनके एक नॉर्मल बजट की एक फिल्म होती है, उस बजट में हमारे यहाँ कितनी फिल्में बन जाती हैं? हमारे यहाँ तो मेरे ख्याल में 7-8 या 10 फिल्में तो बनी जाएंगी, इजी वे में बन जाएंगी, समझे ना। वहाँ तो एक्टर ही क्या बोलूँ। यहाँ भी आपने काम किया है, ठीक है,
ड्रामा इंडस्ट्री में। जी जी जी। वहाँ भी आपने जो है वो हम दूसरे जो पार्ट आएगा उसमें हम डिटेल जी, में जी, भी जी, जाएंगे जी, कि सर जी। ने कहाँ गए, गोकुल धाम सोसाइटी सर क्यों गए थे, हाँ। उस बारे में भी हम जो है उस वीडियो में बात करेंगे। तो कितना फ़र्क है, आपने वहाँ के लोगों को काम करते हुए भी देखा होगा, आप जो फिल्म सिटी भी जब एक्चुअली गए थे नहीं गए? क्योंकि हाँ हाँ, इसलिए बता रहा हूँ मैं कि गया था, मैं गया off the camera था। आपने बता असल में दिया। मेरा इंटरेस्ट तो यही होता है ना, मैं जब भी इंडिया जाता हूँ और स्पेशली मुंबई में होता हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट तो यही होता है कि या तो मैं जाके स्टूडियोज़ वगैरह देखूँ, या एक्टरों से मिलूँ, या शूटिंग्स देखूँ। ये मेरा एक अपना एक वो है। पहले समझे ना? फ़र्क बता दे थोड़ा सा, उसके बाद फिर मैं एक्टरों का भी पूछता हूँ कि किससे मिलना हुआ। फ़र्क ये है कि भाई बात ये है कि वो तो मेरे साथ बहुत ही हम्बल थे, बहुत ही अच्छे अंदाज में मिले, चाहे बड़े से बड़ा एक्टर हो, चाहे एक एक्स्ट्रा हो, बहुत अच्छे से मिलते हैं। बहुत अच्छा उनका तौर तरीका था। प्रोफेशनलिज्म कितना ऐसा है इंडस्ट्री का, काम करने का? देखो वहाँ आप यही कह लो कि एक जो एक्स्ट्रा आर्टिस्ट होगा ना, वो भी प्रोफेशनल, उसमें कूट के भरा होगा। प्रोफेशनलिज्म बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़ों की तो बात ही छोड़ दें आप। सही। किस एक्टर से, कितने एक्टर से मिलना हुआ? मैं एक्टर से तो काफ़ी लोगों से मिलना हुआ है, जैसा कि मिथुन दादा से मिलना हुआ है। गोकुल धाम की बात हम बाद में करेंगे, अगले मिथुन दा से मुलाकात हुआ है, चंद्रचूड़ से हुई है, एक अली अच्छा, असगर है, तो अपने अली असगर को आप जानते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। जो ये कहते हैं अपने कपिल शो शर्मा शो में में। दादी बनता है, हाँ हाँ। उससे मैं उसके मिला अलावा हूँ। उन्होंने कमल, है कमल, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में जो है कमल का कैरेक्टर उनका, हाँ। असल हम उनको उसी से जानते हैं, बचपन से हम उनको। हाँ बिल्कुल हाँ, उसने वो काम किया है, उन्होंने कहा हाँ। वो बहुत नाइस बंदा है, बहुत ही मिलनसार बंदा है। मिथुन दा के बारे में क्या मिथुन दा तो भाई क्या बात है। असल में क्या है ना कि मिथुन दा एक्चुअली हैं अच्छा, आप शूट कलकत्ते कर से रहे थे, ताल्लुक। किसी मूवी के लिए शूट कर रहे थे, क्या कर रहे थे मिथुन दा? हाँ, मिथुन दा वहाँ पे एक फिल्म सिटी के अंदर के किसी एक गाने कोई सॉन्ग था उनका, वो उसकी शूट थी उनकी, अच्छा, तो वो शूट पे आए हुए थे, तो मैं भी इत्तेफाक से कितनी पुरानी बात है ये, कब की बात है? ये तकरीबन 12-14-15 साल पुरानी तो बात होगी। अच्छा हाँ, इतनी बात तो होगी, ये मैं अभी की नहीं बात कर रहा हूँ। अच्छा, जो 2016 में आप गए थे वो अलग है, वो एक अलग है, वो तो अलग है। यहाँ तो सारा ये इसका अपने वो गोकुल जैसा- धाम, हाँ, ये तारक वो- मेहता का सारा हिसाब किताब अच्छा, है। वो यहाँ मैं जब गया था तो ये मिथुन दा बैठे हुए थे, शूट कर रहे थे, तो मैंने किसी से इजाज़त ली, मैंने कहा कि मैं इनसे मिल सकता हूँ, क्योंकि जब हम जाते हैं तो हमें शौक भी होता है कि हम उनके साथ एक सेल्फ़ी वगैरह ले लें। तो जब मैं वहाँ गया तो बैठे हुए थे, तो मुझे किसी ने कहा कि ये बंगाली हैं और तुम्हें भी बंगाली आती है, तुम जाके उनसे बात करो। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह पाक का करम है कि मुझे भी ये शौक़ है, तो मैं कर लेता हूँ। अच्छा। तो मैंने जाके पूछा, मैंने कहा मिथुन दादा केमन आছেন, ভালো आছেন? तो उन्होंने एक लुक दिया मुझे, लुक दे के कहने लगे ओ तुमिও বাঙালি? मैंने कहा ना, আমি বাঙালি না, আমি বলতে পারি বাংলা, আমি বাংলা বলতে পারি। बंगाली नहीं, इसके बाद तो फिर उन्होंने मेरे साथ मतलब है कि समझ लें कि वो मुझे ऐसा समझने लगे कि मैं उनको कई सालों से जानता हूँ। अच्छा, इतने खूबसूरत अंदाज में Language मिले। की वजह से इतना लैंग्वेज, ज़्यादा और- असल में लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ होती है ना जी। जिससे आप बहुत करीब आ जाते हैं किसी के भी। तो क्या बात थी। फिर उन्होंने पूरा शूट किया। फिर मुझे कहते थे, जब भी शूट से आ जाते थे तो मुझे कहते थे एदिके बोशो हमारे कासे बोशो। अच्छा, मेरे फिर वो मुझे अपने पास बिठाते थे, फिर 2-4 बातें करते थे, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो। मैं कहता हूँ मैं पाकिस्तान से। ओ पाकिस्तान है हमारे छवि ओदिके केमन भालो चले। फिर मैं कहता था कि हाँ, क्या बात है, आप लोगों की तो पूरे बहुत अच्छी चलती है, आपको तो बहुत पसंद करते हैं हमारे पाकिस्तानी लोग। तो बहुत खुश हुए। सही, क्योंकि उनके तो पाकिस्तान में मतलब पुराने टाइम में तो बहुत लोग डिस्को डांसर, कौन सा उनका जो हाँ, डिस्को डांसर इनकी मेरे के लिए फर्स्ट फिल्म थी शायद। सॉन्ग जो इनका एक फेमस सॉन्ग, था, अरे मैंने इसके अलावा भी उनकी बहुत सी जगहों पे शूटिंग। और लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है ना कि इन लोग इतने बिजी होते हैं ना कि हम खुद भी नहीं चाहते कि हम इन्हें डिस्टर्ब करें ना, अच्छा नहीं लगता है। क्या है ना, ये लोग तो बहुत बिजी लोग हैं। लेकिन फिर भी जब भी मिले हैं, कोई भी एक्टर मिला है, लेकिन उसने मुझे बहुत प्यार से, बहुत ही अच्छे अंदाज में मिला। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई मतलब नए बंदे से नहीं मिल रहा हूँ मैं। अच्छा सर, तो मुंबई से फिर जो है आप गुजरात भी जाना हुआ, मुंबई पे भी हम आते हैं वापस, लेकिन थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि ट्रेन का सफ़र ज़रूर। एक्चुअली बात ये है कि देखिए, वैसे तो वहाँ पे आप अगर इंडिया वगैरह जाएँ ना, तो आपको हर जगह का वीज़ा लेना पड़ता है। ये नहीं होता है कि आप एक जगह का वीज़ा लें और पूरे इंडिया में घूमें, ऐसा नहीं होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मेरे सारे रिश्तेदार वहाँ हैं, मेरे ननियाल दादियाल से लोग हैं, तो फिर मैं वो सारे कागजात सबमिट करता हूँ जहाँ के भी, तो फिर मुझे वो 3-4 जगहों का वीज़ा दे देते हैं। तो
गुजरात किस तरह ट्रैवल करना हो, ट्रेन में? बाई ट्रेन। ट्रेन कैसी है वहाँ? वाइड ट्रेनें माशाल्लाह वहाँ की बहुत अच्छी हैं, ट्रेनें बहुत अच्छी हैं। सौराष्ट्र महल है, वहाँ की गुजरात महल है। इसके अलावा और फिर वहाँ पे क्या है, सबसे बड़ी बात है ना कि आपको जब आप ट्रेन में जाएंगे ना तो आपको पत्तों के अंदर वो चीकू वाले आते हैं। वो दर्जन चीकू होते हैं, वो आपको पत्तों में देते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। फिर आपको एक वो मिट्टी की कुल्हड़ी होती है, छोटी छोटी मिट्टी की प्यालियाँ होती है, उसमें वो आपको चाय डाल के देते हैं। बड़ा इंजॉय होता है। फिर वो उनकी थाली तो एक है, वो तो मखसूस है, इसमें दाल भी होती है, सब्ज़ी भी होती है, पापड़ भी होता है और चटनी भी होती है, अचार भी होता है। मतलब है कि ऐसा लगता है आपको कि जैसा आप मतलब आप खुश होते हैं, बस ये बात है कि हाँ खुश होते हैं बस आप। और स्टेशन रास्ते में मुख्तलिफ आते हैं जो हम तो ज़ाहिर फिल्मों में भी नाम सुनते जी रहते जी हैं। जी वैसे कौन से स्टेशन? बहुत से आते हैं कि आप यहाँ से जब जाएंगे तो जो इनका है सूरत एक है, सबसे पहला स्टेशन आता है, वो सूरत आता है। डायमंड सिटी भी कहा, डायमंड सिटी भी आप कह सकते हैं, और इसको आप ये है कि इंडिया का मैनचेस्टर भी कह सकते हैं। अच्छा। क्यों कि वो सारी वहाँ पे जितनी भी ये फैक्ट्रियाँ हैं, सारी फैक्ट्रियाँ हैं, जैसा आप समझ लें कि हमारा फैसलाबाद, हाँ इस तरह की वहाँ पे फैक्ट्री। उसका हाल भी काफ़ी बुरा है। हाँ लेकिन अब हमारे यहाँ तो कुछ इश्यूज़ हैं, वहाँ तो ऐसे इश्यूज़ नहीं हैं। वहाँ तो वो लोगों ने बहुत ग्रो किया है, इतना ग्रो किया है कि वो अपने कारोबार को बहुत ज़्यादा अवलियत देते हैं। तो ये ग्रो जितना वहाँ हो चुका है, हम कितने सालों में कर सकते हैं इतना ग्रो? देखिए हम कितने सालों में कर सकते हैं, ये तो हम तो जब बचपन से ये सुनते आ रहे हैं, अब तो हमारी दाढ़ी भी वाइट हो गई है, लेकिन अभी तक हमने बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं किया है। लेकिन ये है कि अब हम बस चल रहे हैं, बस स्लो चल रहे हैं हम। मतलब है कि वो भाग रहे हैं, वो इस कदर भाग रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि वो अब चांद पे तो चले गए, वो चाह रहे हैं कि मैं चांद से ऊपर भी चले जाए। उनका कुछ समझ में नहीं आता है। खैर सूरज दादा तक तो नहीं जा सकते वो, लेकिन वो चाहते हैं कि हम जाएं। वो इतना फास्ट है, वो आईटी में इतना आगे हैं, उनके पास बस सबसे बड़ी बात है ना कि एजुकेशन बहुत अच्छी है। मेरे ख्याल में उनकी 50% तो एजुकेशन है उनके पास, बहुत अच्छी है। और हर बंदा बहुत हाई है, और हर बंदा बस अपने काम में मगन है, उसको बस ये है कि बस मैं अपना आपको मेरा स्कोप बढ़ता रहे, चाहे वो एक्टर हो चाहे एक आम जिंदगी में लोग हो। बहुत अच्छी तरीके से वो लोग अपने आप को मैनेज करते हैं, मैनेज करना बहुत आता है उनको, ये बात तो है, ये मैंने देखी है। अच्छा सर, थोड़ा सा खानों के बारे में भी बताएं। वैसे तो हमने कुछ इंडियन खाने या ट्राई किए, लेकिन ज़ाहिर है टेस्ट में वैसे तो नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ वहाँ का फर्क है, या यूट्यूब से देख के जो रेसिपी बनाई जाती है वैसी तो नहीं हो सकती। तो आपने तो ट्राई किए होंगे, तो कैसे खाने हैं वहाँ? असल में गुजरात में जो है ना खाने देसी टाइप के बहुत अच्छे होते हैं। इसमें है आपको मतलब कि जलेबी फाफड़ा मिलेगा, आपको बाजरे की रोटी मिलेगी, जिसको वहाँ बाजरे का रोटला बोलते हैं। हम लोग तो बाजरे की रोटी बोलते हैं, यहाँ भी हम लोग बनाते हैं। तो वो बाजरे का रोटला होता है, उनका साग होता है, ऊंधियो होती है। इसके अलावा बहुत मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। फिर सबसे बड़ी बात है गुजरात का जो एक मीठे में जो है ना, एक पेड़ा आता है गुजरात का, वो पेड़ा बहुत इतना अच्छा होता है कि लोग उसकी फरमाइश करते हैं कि आप जब अगर गुजरात जाओ तो हमारे लिए पेड़ा लेके आइएगा। तो ये पेड़ा बहुत मशहूर है वहाँ का। फिर गाठिए, फिर गाठियों के साथ वो आपको मिर्ची, अच्छा गाठिए भी बड़े बड़े होते हैं, आपने देखा होगा, जिसको आप फाफड़ा बोलें लेकिन हम लोग गाठिए भी बोल सकते हैं। तो उसके साथ बड़ी बड़ी मिर्चें होती है। और आप जब गुजरात अगर आप बाई कार जाएं या बाई बस जाएं, तो जब वो ढाबों पे रोकते हैं ना, तो वहाँ लेडीज़ जो होती है ना, वो जिस तरह हम लोग घर के अंदर हमारी औरतें नहीं बेलन पे रोटियाँ बनाती हैं, बाकायदा उसमें किचन होता है। वहाँ औरतें बैठी हुई हैं, माशाल्लाह 5-6 औरतें बैठी हुई हैं, और वो रोटियां बना के आपको गरम गरम दे रही है, सर्व कर रही हैं, और आप खाएं। क्या मज़े की बात होती है, बहुत ही मज़ा आता है। लोग कैसे हैं वहाँ के लोगों से? किन से आपका मिलना हुआ? मुसलमानों से तो ज़ाहिर रिश्तेदार वगैरह आपके होंगे, लेकिन हिंदू कम्युनिटी? देखिए मुझे तो, मैं तो सच्ची बात कहूँगा ना कि मैं तो जहाँ भी गया हूँ मुझे बहुत मोहब्बत मिली है। चाहे वो हिंदू कम्युनिटी हो, चाहे वहाँ कुछ क्रिश्चियन भी हैं, वो हों, मुसलमान तो सब हैं, सिख भी हैं, उनसे भी मुलाकात होती है। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी तरीके से वो मतलब है कि इतने प्यार से और इतने अच्छे अंदाज में हमसे बात करते हैं कि हमें लगता ही नहीं है कि हम किसी गैर में हैं। बिल्कुल अपनायत लगती है, और अपने जैसे सारे। एक पाकिस्तानी को कितना मतलब वहाँ पे इज़्ज़त मिलती है? बहुत इज़्ज़त मिलती है, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त मिलती है। आप ये सोच लें
कि आप अगर जाएंगे ना तो आपको जो हिंदू कम्युनिटी है आपको वो भी दावत देगी। अगर आप पूरी फैमिली के साथ जा रहे हो वहाँ, अगर इंडिया गए हो तो आपको वो लोग अपने घर में इनवाइट करेंगे कि आइए आप हमारे घर में खाइए, आप हमारे मेहमान हैं बिल्कुल। तो फिर हमारे लिए क्या बात है यार, उनकी इतने मोहब्बत से बिठाते हैं हमें, इतनी मतलब है कि ये आप ये सोच लें कि वो समझ लें कि वो ये वहाँ फ़र्क ही नहीं महसूस होता है कि ये कौन है। हमारे देखो जितने भी कज़न हैं उनके सारे दोस्त जो हैं हिंदू हैं, लेकिन मजाल है कि कुछ पता चले कि भाई ये हिंदू है, ये मुसलमान है, सब खेल रहे हैं, सब बैठे हुए हैं, सब मज़े से चाय पी रहे हैं, घर में आना जाना है। अच्छा, वहाँ पे एक चीज़ है कि वहाँ पे इंडिया के अंदर और ख़ास करके मुंबई या किसी भी जगह पे आप किसी के भी घर पे मतलब है कि अगर आप जानने वाले हैं या आपका दोस्त है, तो हम लोग तो यहाँ नहीं जाते हैं ना किसी के घर में बिगर उसके कि जब तक इजाज़त ना हो तो हम ना जाएं। लेकिन वहाँ ऐसा है कि वहाँ ऐसी फैमिली की तरह रहते हैं कि अच्छा, सबसे बड़ी बात तो मैंने ये देखा है कि वहाँ हर एक के दरवाजे खुले रहते हैं। उनको इस बात की फ़िक्र ही नहीं है कि कोई हमारे घर में घुस जाएगा और हमारी चीज़ें चोरी कर लेगा। सबके माशाल्लाह दरवाजे खुले हैं, कोई भी आएगा चलते हुए कॉरिडोर से आएगा, कैसे हैं आप, बहन कैसी हैं आप, खड़े होकर उसके दरवाजे के ऊपर बात करेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे अपना रिलेटिव है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, चाहे मुसलमान हो, सब बिल्कुल एक जैसे, कोई भी डिफरेंस नहीं है यार। वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, माहौल इतना अच्छा लगता है पूछे मत आप। अच्छा सर, मुंबई की मेरी पता नहीं क्यों ख्वाहिश है, अब हर किसी की नहीं, अल्लाह पाक करेगा कि आप भी जाएंगे। नहीं, जाने के हट के मैं एक और बात कर रहा हूँ, मुझे वहाँ की चौल देखने का बड़ा शौक है, चौल वाली लाइफ देखने का। चौल वाली देखिए, अब तो असल में बात ये है कि अब तो मुंबई भी ना कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है, समझे ना। सब बिल्डिंगें हो रही है, जितने भी ये इस तरह की चौलें थी वो सब बिल्डरों ने ख़रीद ली है और उसके ऊपर बड़े बड़े स्काई बिल्डिंगें बनानी शुरू कर दी है। और हाँ, लेकिन अभी भी है एक एरिया, हाँ यही मैं कहना चाह रहा था, बिल्कुल है, मैं यही कहना चाह रहा था कि अभी धारावी है, बहुत बड़ा है। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा ये वो है, क्या कहते हैं अपने, हाँ स्लम है, बिल्कुल स्लम है, दुनिया का सबसे बड़ा स्लम है। और वहाँ लोग रहते हैं धारावी के अंदर, वहाँ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, क्रिश्चियन भी है, और बिल्कुल एक जत्थे की तरह रहते हैं, भाइयों की तरह है। बहुत बड़ी झोपड़पट्टी है, बहुत बड़ी झोपड़पट्टी। अभी तक उसको इन लोगों ने इतना ज़्यादा अभी डैमेज नहीं हुई है, वो है उसके बारे में भी चल रहा है उनके फ़ायदे के लिए। नहीं, असल में क्या है ना कि जो भी बिल्डर लेता है जी के बारे में भी सुन लेते हैं हम। अब ये फिर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यार वाकई ये है हकीकत नहीं है, क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि धारावी को रीशेप करने की कोशिश की जा रही है। असल में नहीं, अगर बन जाए तो अच्छी बात है, खूबसूरत हो जाएगा, बम्बई में एक और इजाफा हो जाएगा, मुंबई के इस नगरी में एक और इजाफा हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि अगर कोई बिल्डर लेता भी है ना तो फिर वो उनको उसमें जगहें देता है, फर्स्ट फ्लोर पे दे दिया, सेकंड फ्लोर पे दे दिया, थर्ड फ्लोर पे दे दिया, वो जगहें देता है बाकायदा। उनको ऐसा नहीं बेदखल नहीं कर दिया जाता है कि नहीं भाई तुम यहाँ से उठ जाओ, चलो, निकाल नहीं दिया जाता है उनको, या फिर उनको पैसे दे दिए जाते हैं कि भाई जाओ आप अपनी जगह पे ले लो जाके। एक और चीज़, अभी मुझे सामने भी जाते हुए बाइक नज़र आई तो मेरे माइंड में आया, वहाँ की बाइक्स बड़ी, हम जो है ना एक बुलेट और इस तरह एक्टिवा जो है गर्ल्स वहाँ ऐसी है, वहाँ ऐसी हम बहुत वो करते हैं कि यार हमारे पास जो है बाइक्स वही, हाँ बस ये होंडा टाइप की है हमारे यहाँ होंडा। असल में क्या है कि वो लोग की अपनी बाई मेड है ना, इंडियन बाई मेड है, तो उनकी इंडियन मेड के हिसाब से वो लोग अपनी चीज़ें चलाते हैं। और वहाँ सब तकरीबन ज़्यादातर आपको हैवी गाड़ियाँ मिलेगी, हाँ आपको ये इतनी 70 सीसी कोई नहीं मिलेगा, उसमें बजट में कम और बहुत कम बजट में। आप इवन एक सोमो अगर आप लेने जाए ना, एक सोमो होती है जीप स्टाइल की गाड़ी, तो आपको हार्डली वो इंडियन 30-40 हज़ार रुपये में मिल जाएगी। अच्छा। अगर वही चीज़ अगर आप यहाँ लेने जाएं तो आपको 4-5 लाख से कम में नहीं मिलेगी, और वो भी अजीब खटारा टाइप की, समझे ना। गाड़ियाँ वगैरह वहाँ की गाड़ियाँ तो पहले तो उनकी फिएट और एम्बेसडर ही थी, यही दो चल रही थी, लेकिन अब उन्होंने अपनी मेड बनाई है, तो मतलब है कि वो उन्होंने टोयोटा कोरोला की तरह और मेहरान की तरह और इसकी तरह और ये सब उसी शेप के अंदर उन्होंने अपनी अपनी गाड़ी बनाई है। बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, मैं अभी नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ, तो मैं आपको इंशाल्लाह याद आता है तो बताता हूँ। तो मारुति है, बिल्कुल मारुति है, सोमो है, इसके अलावा और एक गाड़ी है, बहुत सारी टाटा की है, टाटा बिरला वालों की है, और मेरे ख्याल में शायद मुझे ऐसा लगता है, शायद मुझे नहीं पता, मेरी नॉलेज में आप इजाफा कीजिएगा, शायद अंबानी वगैरह ग्रुप ने भी कुछ ऐसी चीज़ें निकाली है, मुझे अभी आइडिया नहीं है, लेकिन महिंद्रा है, उनकी महिंद्रा है,
अब उनकी। आप लोग बोलेंगे यार समीर तो गया नहीं कभी, इसको कैसे और बात ये है, इंटरेस्ट लेते हैं हम भी बात ये है चीज़ों कि में। वहाँ पे जो उनकी बसें हैं ना, जो इनकी जो लोकल बसें हैं जो मुंबई में घूमती हैं, वो सब एक कलर की है, सेम कलर की है, रेड कलर की। अच्छा, इसमें अब आपको शायद नॉलेज है या नहीं है, मुझे अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही मेरे एक फ्रेंड हैं, उन्होंने जो है बताया था, राज भाटिया हमारे बहुत अच्छे जो है बड़े भाई की तरह हैं, तो उन्होंने बताया कि अब डिसकंटिन्यू हो गई है जो डबल डेकर बसेस थी जो मुंबई में रेड कलर की, वो डिसकंटिन्यू, उसकी जगह आप इलेक्ट्रिक बसेस आ गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डबल डेकर की तरह की है, लेकिन अब ये है कि पहले चलती हैं, पहले शारजा में चलती है, पहले पूरे मुंबई में चलती थी ये डबल डेकर, लेकिन अब मखसूस जगहों पे डबल डेकर चल रही हैं। लेकिन चल असल में वहाँ क्या, मुंबई में क्या है, आपको ज़्यादातर लोग ना ट्रेन से सफ़र करते हुए मिलेंगे, क्योंकि अगर आप अंधेरी से, जिस तरह मैं जोगेश्वरी में रहता था, जोगेश्वरी से अगर मैं मोहम्मद अली रोड जाऊँगा तो मुझे तकरीबन 2 घंटे तो लगने ही है, बस में गया तो मैं, बस या गाड़ी या किसी में भी, क्योंकि रिक्शा का वहाँ पे एक लिमिट है कि ऑटो जाएगा आपका इस एरिया से आगे नहीं जा सकता, पूरी सिटी में नहीं घूमेगा। ऑटो में वैसे सफ़र किया? हाँ, ऑटो में बहुत सफ़र किया है। अच्छा, वहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि ऑटो में आप सफ़र करेंगे ना, तो ऑटो वाले को आपको ये नहीं बोलना पड़ेगा, अब तो कुछ लोगों को बोलना पड़ता है भाई फलां जगह चलो, वरना क्या आप जाके अंदर बैठ जाते थे, उसने मीटर डाउन किया, फिर पूछेगा साहब आपने कहाँ जाना है वो। लेकिन अब थोड़ा सा ऐसा है कि हम बोलते हैं कि भाई हमें गोरेगांव जाना है, तो कहता है भाई नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो इस तरफ जा रहा हूँ। अब ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन ज़्यादातर 80-90% तो लोग आप अंदर बैठ के। अच्छा, एक और चीज़ सर ये कि ऑटो की बात करें तो जिसको हम यहाँ रिक्शा बोलते हैं, यहाँ हमारा मीटर सिस्टम नहीं है, तो ये भी नुकसान है पब्लिक के लिए, वो पब्लिक के लिए बहुत नुकसान है, बिल्कुल वहाँ मीटर के हिसाब से चलता है। वहाँ तो अब शेयरिंग में भी आ गई है गाड़ियाँ, जिस तरीके से हम यहाँ पे चिंची वगैरह में बैठते हैं ना, तो वहाँ शेयरिंग में भी आ गई है। टैक्सी तो नहीं आई है, लेकिन ऑटो आ गए हैं, रिक्शा आ गए हैं कि उसमें 4-5 आदमी को बिठा लेते हैं वो, जो भी जहाँ का भी है, 10 रुपये, 8 रुपये, 20 रुपये ऐसा किराया है बस, बहुत ज़्यादा। मैंने 1-2 व्लॉग में था, टैक्सी में भी है कुछ, टैक्सी में शायद हाँ होगा, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि वो टैक्सी भी जो आइकॉनिक टैक्सी है, हाँ वो जो है पीली और काली, जो हमारे यहाँ भी चलती थी किसी टाइम में, जी थोड़ी बहुत रोड पे, उसको भी शायद जो है वो ख़त्म कर रहे हैं और उसकी जगह सब आरटीओ जो है वहाँ के जो है मतलब उस हिसाब अब एक कलर की आ गई हैं वहाँ पे ज़्यादातर। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रांसपोर्ट तो बहुत अच्छा है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, पब्लिक के लिए इतनी फैसिलिटी है ट्रांसपोर्ट की, तो बहुत ही फैसिलिटी। खाने पीने में मतलब जो है रोज़मर्रा की चीज़ों के हवाले से कैसा एक्सपीरियंस रहा है? रोज़मर्रा की चीज़ों के हवाले से अगर आप क्या कहना चाहते हैं कि ग्रोसरी आइटम्स की बात, ग्रोसरी आइटम में क्या मतलब है कि कंपेयर ये करना चाह रहे हैं कि आप क्या रेट्स वगैरह? नहीं, अभी रेट्स की तो नहीं, जनरली हाँ जनरली तो वहाँ गरीब की पहुँच में कितना है, गरीब की पहुँच में वहाँ पे देखिए ना है, तकरीबन चीज़ें तो है, ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह के मतलब एक नहीं है, अभी भी गरीब सरवाइव कर सकता है। बात कीजिए एक बंदे के पास अगर जेब में 100 रुपये हैं तो वो खाना खा लेगा 100 रुपये में, वो हाँ खा लेगा ईजी हो के खा लेगा। भाई पानी पूरी लोग खा लेते हैं, 30-40 रुपए की पानी पूरी खा ली तो उसका पेट भर गया। अच्छा, हाँ पानी पूरी खा लेते हैं, सस्ती है मेरा पानी। हाँ पानी पूरी बहुत, चाय कटिंग भी बहुत सस्ती है वहाँ पे, मेरे ख्याल 10 रुपये से शुरू होती है शायद, समझे ना, 5-10 रुपये से शुरू होती है, तो वो लोग पीते हैं, होटलों में बैठे हुए हैं, एंजॉय करते हैं। कितना क्या कर सकते हैं हम पूरे दिन में? नहीं, मैं एक बात बताऊं कि यहाँ भी 100 रुपये में अगर आप चाहें तो हो तो जाता है, बाज़ जगहों पे तो हो जाता है, और बाज़ जगहों पे ये है कि मोस्टली अगर आप बहुत ज़्यादा स्पेशल खाना चाहते हैं तो फिर तो नहीं हो सकता है। आप एक मामूली सा मतलब है कि छोले और रोटी लेके खा सकते हैं, तो फिर वो तो 100 रुपये में हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहें, 2 वक्त का नहीं 2 वक्त का तो ऐसा नहीं है वहाँ पे, आप 200 रुपये के अंदर आप पूरे दिन का खाना खा सकते हो, खा सकते हो, बिल्कुल। और इस तरह का कोई मुंबई के बारे में कुछ और जो है बताना? मुंबई के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, मुंबई की तो तकरीबन मुझे तो सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती है, क्योंकि मैं बहुत लाइक करता हूँ, समझे ना, और मैं जाता हूँ, मेरा ननियाल है तो मुझे थोड़ी सी मोहब्बत भी है कि मेरा ननियाल है, मेरा दादी। मोहम्मद अली रोड के खाने कहाँ हैं, स्पेशली वहाँ पे मोहम्मद अली रोड पे अगर आप चले जाएं थोड़ा सा आगे, क्राफर्ड मार्केट है। अच्छा। क्राफर्ड मार्केट के सामने एक होटल है जो दिल्ली दरबार के नाम से। अच्छा। आउट क्लास, क्या बात है वो, आप उसके खाने खा के आप इंजॉय करेंगे उसके खाने, बहुत अच्छे खाने हैं,
क्योंकि नाम मुझे मजबूरन लेना पड़ा है, तो इसकी वजह से मैं ले रहा हूँ। लेकिन बहुत अच्छी कहानी है। इसके अलावा भी काफ़ी होटलें हैं। काफ़ी रेस्टोरेंट हुआ करते थे मुंबई में, आपने अभी जाना हुआ? मेरा मैं शायद ईरानी में नहीं गया हूँ। नहीं, मैं ज़्यादातर मुस्लिम्स के हैं या हिंदू भाइयों के हैं, उनके रेस्टोरेंट्स में गया हूँ। मतलब एक टर्म यूज़ की जाती है ईरानी रेस्टोरेंट, अब वो शायद अब वो ऑन करते नहीं करते, जैसे यहाँ कराची में भी कुछ होते थे, कैफ़े मुबारक होता था। हाँ, इस तरह के, लेकिन इस तरह के होंगे, लेकिन मैं इत्तेफाक हो सकता है मैं गया भी हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये ईरानी है ये क्या है। अच्छा सर, गोकुल धाम कैसे जाना हुआ? बस थोड़ा सा बताइएगा। बात ये है, गोकुल धाम से मुराद ये है कि बस वो शौक़ तो मुझे है ना, बस वो शौक़ के साथ एक शेयर, दो तीन पिक्चर्स हैं जो ये शेयर कर देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जो है हम आपको सर के बारे में बताएंगे कि गोकुल धाम कैसे गए, और एक छोटा सा रोल कह लें या जो भी था वो इन्होंने कैसे, इनको जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में वो इन्होंने किया, और किस एक्टर से मिले, क्या क्या चीज़ें की। लेकिन उसके लिए वेट करेंगे नेक्स्ट पार्ट, और इस वीडियो को फौरी बाद नेक्स्ट डे आ जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाएगा। हो सकता है अब ये कोई स्क्रिप्ट तो नहीं है ना, कोई सीक्वेंस वाइज हमने चीज़ें बनाई हैं। अब मैं सवाल कुछ पूछता रहा, सर जवाब देते गए, तो इसी तरह कभी कहाँ से कहाँ निकल गए, कहाँ से कहाँ, ऐसा ही होता है। और अक्सर शिकायत मुझसे भी होती है कि यार आप जो है ज़्यादा जो है वो बीच में जो है ना क्या करते हो कि डिस्टर्ब कर देते हो या अगले को जो बात करने नहीं देते हो। तो फुली सर आज मैंने ऐसा तो नहीं किया, लेकिन नहीं। जाहिर है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं गैस के माइंड में नहीं आ रही होती, तो हम थोड़ा सा कोशिश करें, क्योंकि हमें बिल्कुल। तो यही चीज़ है। तो नेक्स्ट जो आएगी, जो है पार्ट आएगा, नेक्स्ट पार्ट हम जो है बहुत जल्द बनाएंगे, और उसमें गोकुल धाम के हवाले से बात करेंगे, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के हवाले से बात करेंगे, और एक पाकिस्तानी का क्या एक्सपीरियंस रहा उस सेट पे विज़िट करने का, और साथ साथ फिल्म सिटी के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे। थैंक यू सो मच सर। बस नेक्स्ट फिर हम आपको जो है ज़हमत देंगे, हमें जो है इस हवाले से भी आप जो ज़रूर इंशाल्लाह वेलकम। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करना बनता है।